Okay, welcome back to Phoenix IIT, the edifice of physics, where we all walk together. So काफ़ी टाइम के बाद आज आपके सामने आया हूँ और NSCJS नज़दीक आते चला जा रहा है और उसकी तैयारी भी आपकी आई सपोज अच्छी चल रही होगी। तो मैंने सोचा कि जो अपनी लाइट वाली सीरीज थी रिफ्रैक्शन, जो बीच में छोड़ दिया था, बीच में तबीयत खराब हो गई थी थोड़ी सी मेरी, तो उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ और कुछ क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर NSCJS के वो हम लोग सेशन लेके हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था वो हमने आपको लेट्स स्टार्ट स्नेल्स लॉ के बारे में बताया था और हमने कहा था आपसे कि जो स्नेल का नियम है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R होता है। और यहाँ से हमने बात की थी कि अगर मान लेते हैं कि लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अगर ये एंगल I है, ये एंगल R है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो ये फॉर्मूला होल्ड करता है। और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की कहानी के बारे में पढ़ा था कि रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, सो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन इनटू n2 by n1। अगेन n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही होती थी। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। हमने कुछ आपको चील और मछली वाले सवाल और राफेल वाले जेट वाले सवाल ये सारे आपको हमने करवाए थे। तो आज उसी कड़ी में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई सपोज आपको ये याद होगा, अगर नहीं याद है कोई बात नहीं है, पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उस पर जाके एक बार इसको देख लीजिए। चलो फिर देखो एक सवाल करते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि अभी तक जो मैंने आपको सवाल कराया था जहां पे मैंने एक एक सर्फेसेस लिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा लॉग मल्टीपल सर्फेसेस वाला भी देता हुए क्या है, देखो कह रहा है कि 3 लिक्विड के लेयर्स दिए हुए हैं और तीनों लेयर्स की थिकनेस मोटाई दी हुई है आपकी ऐसे। इसका ये वाटर है, n बराबर 4/3, इसका n दिया हुआ है आपको 3/2 और इसका m दिया हुआ है आपको 2। ये वाली हाइट दी हुई है 4 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट दी हुई है आपको 9 सेंटीमीटर और ये वाली हाइट आपको दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया कि यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अगर एकदम नीचे, तो यहां से कितनी हाइट के बाद ऑब्जेक्ट दिखेगा। फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट सरफेस। फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द इमेज, या जो भी आप यहां से देखोगे, नॉर्मली देख रहे हो आप, तभी आप उस पर फॉर्मूले लगा पाओगे। फाइंड आउट डेप्थ ऑफ, आपको ये बात समझ आई होगी आई होप, ठीक है। एंगल्स छोटे छोटे होने चाहिए तभी हम रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द इमेज फ्रॉम द टॉप मोस्ट सरफेस। चलिए ट्राई कीजिए। कुछ नहीं है, मैंने पहले बताया हुआ रिफ्लेक्शन में भी कि एक सरफेस से बनने वाला इमेज दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लग जाता है, इसलिए घबराइएगा मत, ट्राई कीजिए अच्छे से। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहां पे देखते हैं, यहां 4/3 3/2 2। चलो देखो सवाल है, हुआ क्या होगा, यहां पर यहां से लाइट रे ऐसे चली होगी, है ना, इस तरीके से। इस जगह पे क्या हो रहा है, देखो रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है ना। 4/3 से 3/2 ज्यादा है, कुछ तो फिर नॉर्मल की तरफ बेंड किया होगा लाइट। और यहाँ पे अगेन ये रेयर से डेंसर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो फिर ये दूर चला होगा और फिर यहाँ से दूर जाके फिर आंखों के अंदर समाई होगी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ तो इमेज ऐसे बनी होगी नीचे, उसके बाद फिर ये जो इमेज बनी होगी वो इस इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम किया होगा और इस इंटरफेस पे जो यहाँ पे जो फाइनल दूसरी इमेज बनी होगी वो इस इंटरफेस के लिए इमेज का काम किया होगा। 2-3 चीजें करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं।
ठीक है, इसको वाटर में नाम दे दो, इसको आप अल्कोहल का नाम दे दो, अल्कोहल का नाम दे दो, और इसको आप ग्लिसरीन का नाम दे दो, है ना। चलो बात करते हैं, तो अल्कोहल वाटर इंटरफेस पे बात करते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल वाटर, अल्कोहल की स्पेलिंग ALCH होता है, देख लेना। अल्कोहल वाटर इंटरफेस की बात करें तो यहां पे देखिए क्या होगा। अल्कोहल वाटर इंटरफेस पे देखिए क्या हो रहा है। अल्कोहल वाटर इंटरफेस पे देखिए क्या होगा। अल्कोहल वाटर इंटरफेस पे अगर बात की जाए तो रियल डेप्थ कितनी, 8 सेंटीमीटर, यहां से नीचे 8 सेंटीमीटर नीचे ऑब्जेक्ट है, तो अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू N2 बाई N1। व्हाट इज N2 बेटा, 3/2। तो रियल डेप्थ कितनी है 8, 3/2 अपॉन 4/3। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 इंटू 3/2 इंटू 3/4, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो बचा क्या 9 सेंटीमीटर। देखो हमने नीचे बनाया भी था इसको, है ना, मतलब यहां से 9 सेंटीमीटर पे पहली इमेज बनी। चलो एक काम तो हो गया, पहली इमेज तो हमने बना ली, है ना। इसको यहां पे मिटा दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। अब अल्कोहल वाटर इंटरफेस की हमने बात कर ली। अब देखो कहां पे बात करें, अब इस सरफेस पे देखो, यहां पे फिर से एक रिफ्रैक्शन हो रहा है। इस सरफेस के बारे में बात करो क्योंकि यहां पे फिर से एक रिफ्रैक्शन हो रहा है। अगर आप बहुत ढंग से देखेंगे तो यहां से ये 9 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी था, प्लस 9 सेंटीमीटर ये, क्योंकि यहां पर जो इमेज बनी, अब जो यहां पे लाइट रे पड़ रही है वो एक्चुअली में यहां से आती हुई नजर आ रही है ना। तो ये वाला ऑब्जेक्ट बन गया इस वाले सरफेस के लिए। तो अब यहां पे अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ, दैट इज 9 प्लस 9, 18 सेंटीमीटर इंटू N2। N2 क्या है अब 2, क्योंकि उसमें लाइट रे जा रही है ना, अपॉन N1 कितना 3/2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो, 18 इंटू 2/3 इंटू 2, ये 6 से कट गया, 6 चौका 24 सेंटीमीटर, है ना। देखो यहाँ पे, तो अब क्या हुआ कि जो लाइट, जो ऑब्जेक्ट है, अब आप बहुत ढंग से देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी कि अब जो मेरा 24 सेंटीमीटर डेप्थ आ गया, है ना, जबकि ऑब्जेक्ट जो था वो कितने पे था मेरा 18 सेंटीमीटर पे, है ना। नेक्स्ट मुझे चेक कर ले दो, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इंटू N2 बाई N1। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो डेंसर से रेयरर, रेयरर से डेंसर, फिर रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ ही जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर भी लाइट रे दूर नहीं जाएगी, यहाँ पे लाइट रे फर्दर और कन्वर्ज करेगी, मतलब इमेज और नीचे बनेगी इसके। सॉरी, ये रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा लाइट रे कुछ ऐसे जाके ऐसे कन्वर्ज करेगी, तो पीछे कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आएगी। तो इमेज 24 सेंटीमीटर पे बना, यहां से 24 सेंटीमीटर पे दूसरी इमेज बन गई। चलो ये भी हमने कर लिया। अब यही 24 सेंटीमीटर वाला जो इमेज होता था, क्या दूसरे इस वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जो भी डेप्थ लेते हैं, रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, वो सब कुछ कहां से लेते हैं, फ्री सरफेस से। तो फ्री सरफेस से देखो, ये 4 ये वाला और 28 ये वाला, तो अब निकाल अपरेंट डेप्थ 3 जो कि फाइनल डेप्थ है, वो कितना हो जाएगा 28 इंटू N2 कितना हो गया 1 अब बट्टा 40, मतलब फाइनल डेप्थ जो होगा वो यहां से कितनी दूरी पे 14 सेंटीमीटर पे। टोटल कितना है 9 8 17 4 21, ये टोटल डेप्थ तो 21 थी, मतलब यहां से 14 सेंटीमीटर पे जो है उसकी फाइनल इमेज बन रही होगी। तो इसमें कुछ भी नहीं था, ये जो मैंने आपको सवाल कराए थे उसी का ये बेटर वर्जन था, मतलब 2 बना लिया 3 बना लो, क्या फर्क पड़ता है। एक के लिए जो इमेज बनेगी वो कुछ जो उसके जस्ट बाद वाला रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो, वहां के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शन व्हाटसोएवर। बोलो क्लियर है। चलो सो देखो, तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक ना यहाँ पे एक स्फेरिकल रीजन दिया हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया है। बोल रहा है कि एक लाइट रे आई
ऐसे 60 डिग्री पे। अच्छा नॉर्मल क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, सेंटर से इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ, है ना। नॉर्मल हर पॉइंट पे अलग अलग है, अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा है वो, है ना। तो ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पे, ये बोल रहा है। जाहिर सी बात है ये नॉर्मल है, तो लाइट रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। और यहाँ के बाद से नॉर्मल ये हो जाएगा। जब दूसरे कलर का स्केच यूज कर देता हूँ, सॉरी बाय द वे मैंने अपना बोर्ड चेंज किया है। I personally believe कि chalk and board teaching is the best method of teaching। तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहा है, यहाँ तो n बराबर 1 था, एयर है, और यहाँ डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रहा है, तो ये इट विल गो अवे फ्रॉम द, है ना। कुछ इस तरह का टेंटेटिव डायग्राम बनेगा। उन्होंने आपसे R1 पूछा, उन्होंने आपसे R2 पूछा, और उन्होंने आपसे ये पर्टिकुलर एंगल E पूछा। ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार ट्राई करो अच्छे से, अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन देखो, ठीक है। आई होप आपने ऐसा किया। अब देखिए यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ इस सरफेस पे, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखो, कुछ ऐसे सवाल आते हैं इसमें, है ना, कोई खास बात नहीं है, बस ये टेस्ट करेंगे कि आपको नॉर्मल का ज्ञान है या नहीं। तो देखो 1 sin 60 is equal to √3 sin R1, यहाँ पे लगा है इस वजह से, ठीक है। 1 sin N1 sin I is equal to N2 sin R। देख लो बस, कुछ नहीं, √3/2 is equal to √3 sin R1, √3 से √3 कट गए, sin R1 is equal to 1/2, so R1 is equal to 30। पहला तो पार्ट हो गया सॉल्व। अब देखो यहाँ से ये ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल पूरा, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों, देखो ये R1 है, ये वाला रेडियस, और ये भी मेरा R1 है ना। तो ये पूरा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये R1 है तो ये भी R1 होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे, तो मतलब कि दैट इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब E निकालना है, तो एक बार और रिफ्रैक्शन करा लीजिए। अब वहां पे क्या लिखेंगे, देखिए √3, अब N1 ये हो गया है ना, और साइन R1, क्या R1 दूसरे सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल, और E दूसरे सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, क्या लिख लेंगे आप यहाँ पे 1 sin E, और R1 की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, है ना, तो sin 30 √3/2, √3/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ E। सो यहाँ से E की वैल्यू भी आ गई 60 डिग्री। कभी कभी आपसे वो भी पूछ देते हैं कि लाइट रे में कितना डेविएशन हुआ, तो आप देखिए ये 60 डिग्री था, लाइट रे जो है वो यहाँ पे 30 डिग्री मुड़ गई, है ना, सो Δ1 वाज 30 डिग्री, ऐसे जा रहा है ना, देखो लाइट रे ऐसे निकलती ना, कैसे निकलती है, ऐसे निकलनी चाहिए थी सीधी, बट अब ये 30 डिग्री इधर है, तो मतलब यहाँ अपने लाइट अपने गोइंग पाथ से 30 डिग्री घूम गई, तो Δ1 हो गया 30 डिग्री। यहाँ पे देखो ये भी कुछ ऐसे था, है ना बेटा, ये 30 डिग्री तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से, देखो ढंग से, ये भी 30 डिग्री हो जाता, तो लाइट रे फिर से 30 डिग्री घूम गई, तो मतलब 30 डिग्री यहाँ पे डेविएट किया और 30 डिग्री यहाँ पे डेविएट किया, तो Δ2 इज अगेन 30 डिग्री, और दोनों क्लॉकवाइज सेंस में है, तो दोनों डेविएशन ऐड अप हो जाएंगे, तो टोटल डेल्टा भी कल कभी पूछ लेते हैं, वो मैंने बता दिया 60 डिग्री। तो अगर कभी भी डेविएशन निकालना पूछे तो आप देखिए कि लाइट रे कैसे जा रही है, और हर पर्टिकुलर सरफेस पे कितना लाइट रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना वो बेंड हो रही है, और वो क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उस तरह से लिखे, जैसे यहाँ पे दोनों ही क्या जा रहे थे, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो दोनों ऐड हो गए। लेट्स सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज आता तो फिर डेविएशन 0 हो जाता, जैसे स्लैब्स के केस में होता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच द प्रॉब्लम। तो ये हो गया, एक अच्छा सवाल है। एक और क्वेश्चन देखो इसी तरह का नहीं, थोड़ा स्लैब वाला कराता हूँ, वाटर वाला। कहा गया आपसे कि एक स्लैब है, अब ये खाली है, और इसकी हाइट वेट दे रखी थी, सिलेंड्रिकल था ये, इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर, और ये पर्टिकुलर हाइट भी है 30 सेंटीमीटर, ये पर्टिकुलर लेंथ भी है 30 सेंटीमीटर।
कोई ऑब्जर्वर ऐसे देख रहा है इसको, और ऐसे देख रहा है कि ये वाला एंड डायरेक्टली उसको दिखता है, ये वाला पॉइंट इसको डायरेक्टली दिखता है जो कॉर्नर है, तो जाहिर सी बात है ये इसके लाइन ऑफ साइट पे आया, कुछ ऐसे ही इसको देख रहा है, कुछ इस तरह से देख रहा है। अब आपसे ये पूछा गया कि एक ना हमने यहां पे पॉइंट फिक्स कर दिया है जो कि सेंटर से 5 मीटर की दूरी पे, सेंटर से 5 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट फिक्स कर दिया। तो बोल रहा है कि हम इसमें कितना पानी भरें कि ये वाला एंड जो है ये आपको दिखने लगे। तो इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसे सवाल करने का सिर्फ इतना मकसद है कि आपको बता सकूं कि इसमें रे डायग्राम की कितनी वैल्यू है। तो अगर इसने इस पॉइंट को देखना है तो जाहिर सी बात है यहां से निकलने वाली लाइट रे इसकी आंखों में जानी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि भाई यहां से निकलने वाली लाइट रे अगर इसकी आंखों में चली गई किसी भी तरीके से, चाहे रिफ्लेक्ट करके जाए चाहे रिफ्रैक्ट करके जाए, किसी भी तरीके से जाए, आंख को उससे मतलब नहीं है। The ray of light should be in such a way that it should, the ray, coming out from this particular object should enter the human eye. So what we can do for it? Let's suppose, तो उल्टा करके देखते हैं, इस जगह पे रिफ्रैक्शन हो और यहां से ऐसे आ जाए। सोचो अगर ये चीज हो गई तो मेरा काम हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाला पॉइंट जो है इस सेंटर पे ही हो, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से लाइट रे निकले इस पॉइंट से और वो ऐसे निकले कि इस इंटरफेस पे रिफ्रैक्ट करने के बाद ये इसकी आंखों में ऐसे चले जाए, तो हमारा काम हो सकता है। अब हमें सॉल्व आउट करना है। देखो मान लेते हैं कि ये हाइट h है, तो पहले तो यहां पे स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। तो क्या लिखोगे, ये एंगल तो 45 डिग्रीज है, ये देखो ये टोटल एंगल तो 45 डिग्री है, क्योंकि ये वाला हाइट और ये वाला हाइट बराबर दिया हुआ है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां से ये जो एंगल होगा, ऐसे जो ये एंगल जो आ रहा है, दिस एंगल इज बाय 45 डिग्रीज, है ना, ये एंगल तो 45 डिग्री है। तो ये एंगल अगर 45 हुआ तो ये सारा का सारा एंगल भी 45 होगा, तो ये एंगल भी मेरा 45 हो गया, है कि नहीं। अब अगर वो 45 है तो लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ हो गया। चलो उसको थोड़ा सा बिठा के रखो वरना कंफ्यूज करोगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा otherwise your diagram will become messy, ठीक है। So now this angle is 45 degree and this is my angle of incidence over here. Now let us apply Snell's law. What Snell's law says, इसकी refractive index 4/3 वाटर का दिया हुआ था 1.33, so 4/3 sin I, this angle is my I, है ना, इस तरह से ढंग से समझना, sin I is equal to 1 sin 45. Sin 45 is 1/√2. I was somehow able to calculate sin I. चलो एक काम पे थोड़ा बहुत हुआ, 3/4. सवाल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, बट पहले डायग्राम तो बनाए। अगर बढ़िया सवाल आ जाते हैं रे ऑप्टिक्स से तो हमेशा सबसे पहले रे डायग्राम की तरफ जाएं आप, है ना। मैंने क्या सोचा कि लाइट अगर आंखों में समानी है तो यहां से निकले किसी तरह से, ये तो डायरेक्ट आंखों की तरफ जा रही थी ना, इसको पकड़ ले तो मेरा काम हो सकता है। अच्छा चलो देखो, और ये पॉइंट दिया हुआ है सेंटर से 5 मीटर की दूरी पर है, ये वाला डिस्टेंस सेंटर से 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है ना 5 सेंटीमीटर। बट हमें नहीं पता कि ये वाला पॉइंट कहां पर है, कहां पे इंटरफेस मिल रहा है इसको, तो हम इसको x मान लेते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए, है ना, इसको x मान लेते हैं। अब ढंग से देखो, इस तरह ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये वाला एंगल तो I हमें पता है, sin I, देखो इसको I, तो हम tan I पहले निकाल लेते हैं, ये हमेशा आपको करना होगा। tan I कैसे निकालते हैं, देखो sin I, ये I मान लीजिए, ये P है, ये B है, ये H है,
इस पर्टिकुलर में साइड में ये हो गया आपका 3, ये आपका हो गया h हाइपोटेन्यूज 4√2 है ना। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 16, 32, 32 माइनस 9, 32 माइनस है ना। देखो b बराबर क्या लिख लोगे 4√2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 23 हो जाएगा ना। देखो तो 4 चौका 16 दूना 32, 32 माइनस 9 अंडर रूट, ये आएगा √23 है ना। ये √23 हो गया है ना। हालांकि आपको बिना देखे भी करने आना चाहिए डायरेक्ट। ये p है, ये b, p है, h है, तो b आना चाहिए आपको। इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके। खैर मैं tan i लिखते रहूं, तो tan i कितना हो जाएगा 3 by b, 3 by √23, 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 23। चलो tan i भी आ गया मेरा। तो ये तो आपको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। tan i निकाल लिया हमने इस डायग्राम से है ना। अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो हमारे पास सब कुछ है। ये सारी चीजें ढंग से समझते चलो। अब इसके बाद देखो क्या कर सकते हैं इस डायग्राम में। वही मैंने बोला tan i बराबर दिया क्या है इस डायग्राम, उस ट्रायंगल से आप देखें तो 5 प्लस x है ना डिवाइडेड बाई h, यही h हमें निकालना है। इस बड़े बड़े डायग्राम में देखो यहां पे भी कुछ दिया हुआ क्या है। ये तो टोटल सेंटर है, तो 15, 30 का ना, तो 30 का था 15 प्लस x tan, और ये 45 डिग्री है ना। तो tan 45 इज इक्वल टू 15 प्लस x बटा h, और tan 45 एक्चुअली किसके बराबर होता है 1 के बराबर। देखो कुछ आंसर आता हुआ नजर आ रहा है। मैं मानता हूं कि आंसर होता है कुछ गंदा सा है, बट आएगा तो जरूर। तो देखो tan i की वैल्यू यहां से पुट कर दो 3 by √23, इसको भी यहां से बढ़ा रहा हूं 3 by √23 इज इक्वल टू 5 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी। x की वैल्यू देखो यहां से यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। यहां देखो 15 प्लस x इज इक्वल टू h, तो x इज इक्वल टू h माइनस 15 है ना। तो h माइनस 15, तो यहां गया 15 प्लस x बाई h। अब बस यहां से सॉल्व करना है इसको, कोई खास बात नहीं बची। देखो यहां पे लिख रहा हूं सॉल्व करके 3h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 23 इंटू 5। अच्छा ये तो h माइनस 10 बचा ना, तो h माइनस देखो h माइनस 10 और इसको 23 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो अंडर रूट 23h माइनस 10h माइनस 10 रूट 23 सॉरी। तो h की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी h की वैल्यू कितनी हो गई देखिए, दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू कितना देखो √3 माइनस 20, इधर लो अंडर रूट ऑफ 23 माइनस 3 बाई 10 रूट 23। ठीक है, ये एक गंदी सी वैल्यू है लेकिन है तो सही। इस हाइट तक मिनिमम अगर आप पानी भर देंगे तो आपको ये वाला पॉइंट डायरेक्टली इस आंख को दिखने लगेगा। यहां तक पानी भर के नीचे है ना। एक बार इसको ढंग से देखो, समझने की कोशिश करो, बताता है आपको कि इमेज जो है वो कैसे बनता है। तो ये बातें हमने की किसके बारे में, हमने बात की रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में, और रिफ्रैक्शन के स्नेल्स लॉ के बेसिक सवाल किस तरीके से होते हैं वो मैंने आपको समझाया है ना इसमें। अब चलो, और ये दो सवाल जो मैंने आपको कराए, यहाँ पे मैंने कोई साइन आई बाई साइन आर, मैंने कोई रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला यूज नहीं किया है क्योंकि एंगल्स छोटे छोटे नहीं है ना। तो हमने बेसिक फॉर्मूला लगाया साइन आई साइन आर का, और फिर हमने वो कैलकुलेशन किए। और बाकी जो बेसिक जो साइन आई और साइन आर वाले, सॉरी जो बेसिक रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के जो सवाल होते हैं वो मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में समझा दिया हुआ है। चलिए अब हम एक बात करते हैं जिसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, जिसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसका बहुत सारा यूज है, मैं आपको समझाता हूँ कहाँ कहाँ। तो पहले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअली। जैसे आपने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था तो आपने क्या पढ़ा था कि जब कभी कोई भी सरफेस होता है तो वहां से कंप्लीट 100% रिफ्लेक्शन भी पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप सिल्वर की भी बात करो विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रिफ्लेक्टर, उसकी भी रिफ्लेक्टिविटी आप कितना पढ़ते हैं 95%, 90%, इस तरह से रिफ्लेक्टिविटी होती है। तो
कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं होता है, एनर्जी का लॉस होता है ना। एनर्जी गिरी, वेव्स गिर रही है तो एनर्जी गिर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ लॉस होता है। तो अगर आप देखें, अगर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की आपसे बात करूं, जैसे मान लो कि मेरे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, सॉरी मेरे पास दो मीडियम थे, एक N1 था और एक N2 था, वेयर N2 इज लेस देन N1, है ना, और लाइट रे N1 से N2 में जा रही है। लाइट इज गोइंग फ्रॉम N1 to N2, लाइट N1 से N2 में जा रही है, मतलब लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू द डेंसर मीडियम। तो लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, ये हो रहा है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो ढंग से सोचो होगा क्या। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूँ तो आप ढंग से देखें, मान लो एक लाइट रे गई, क्या दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस व्हाट स्नेल्स लॉ सेज। एक और लाइट रे लो, दूसरे कलर से बना दे लो, ऐसे भी। एक और लाइट रे लो, हो सकता है क्या होगा, कोई तो ऐसा एंगल मिल जाएगा जहां पे लाइट रे पड़ने के बाद सीधी हो जाए। जब लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के, जब लाइट रे कोई भी सीधी सरफेस के सीधी हो जाती है तो होता है ग्रेज करना। तो दिस इज द एंगल फॉर दिस लाइट रे, पर्पल वाला जो लाइट रे बनाया मैंने, एक सेकंड रुको, मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ये जो मैंने लाइट रे बनाया इस कलर का, ये जो रेड वाली लाइट है, सोचो क्या ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इज ग्रेजिंग द सरफेस? यस, सो दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग द सरफेस। सरफेस को ग्रेज करना, ग्रेजिंग द सरफेस, है ना। सोचो अगर सरफेस को ग्रेज कर रहा है तो वहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? 90 डिग्रीज, है ना, नो पॉइंट जैसे। सो फॉर grazing refraction, angle of refraction becomes equal to 90 degrees। अच्छा, फर्दर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को? आप जैसे जैसे इधर जा रहे थे, आप देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 था जो बढ़ता चला गया, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस I3 था। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। मगर यहाँ के बाद से अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देंगे तो सोचो ढंग से कि यहाँ के बाद तो लाइट रे वापस आ जाएगी ना अपने मीडियम में, मतलब जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम में वापस आ रही है। इसका मतलब तो ये रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल। और अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फिर ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो अगर आप बहुत ढंग से देखें तो अगर मैं बताऊं कि मेरा फर्दर लाइट रे यहां के बाद से, अगर कोई लाइट रे ऐसे गई, व्हाइट से बना रहा हूं, जरा व्हाइट वाली लाइट को ढंग से ऐसे गई, तो क्या ये लाइट रे वापस ऐसे आ जाएगी? है कि नहीं? एंड दिस इज व्हाट यू कॉल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे सारे के सारे लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसलिए यहाँ पे लॉसेस बहुत कम होते हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ phenomena is incorporated for transmission devices। ऑप्टिकल फाइबर्स में इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, खैर वो एक अलग बात है। बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे लाइट रे आफ्टर सफरिंग द रिफ्रैक्शन बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, सो दिस इज व्हाट यू कॉल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा नहीं होगा। सोचो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या कहानी होनी चाहिए? सबसे पहली बात कंडीशंस पे सोचो, TIR के लिए क्या होना चाहिए? इसको TIR भी बोलते हैं। तो कंडीशंस क्या होने चाहिए? पहली बात कंडीशंस क्या होगा, तुम खुद से सोचो, तुम खुद से सोच पाओगे कि अगर मान लो कि लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती, तो क्या लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करती? तो पॉसिबल ही नहीं था, इसकी उल्टी कहानी होती। तो लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती, अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती तो कभी तब तो नॉर्मल की तरफ बेंड करता ना।
तो इसका मतलब कि लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तभी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा और पॉसिबिलिटी होगी कि वो ग्रेस कर जाए सरफेस को, और फर्दर आप आई को बढ़ाओगे तो वापस उसी मीडियम में आ सकता है। तो पहली कंडीशन हो गई कि लाइट शुड, और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर द फैक्ट मैटर्स, लाइट शुड go from what do you call denser to rarer medium. So this is first condition. What is the second condition? What is second condition? कि क्या ग्रेजिंग रिफ, जो लाइट रे जो है जो ग्रेस कर रहा था वो तो बाउंड्री कंडीशन हो गई ना, तो जो ग्रेस कराए वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, क्या उस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा एंगल होना चाहिए? मतलब मैं लिख रहा हूं, देखो, रिफ्रैक्शन ऐसे हो जिसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई लिख दे रहा हूं, एंगल आई ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन वाले एंगल से ज्यादा हो जाए, ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हो। ये दो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, कि रिफ्रैक्शन ऐसे हो कि जिसके लिए एंगल आई ग्रेजिंग रिफ्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि ये था, इससे ज्यादा होनी चाहिए, देखो, तभी पॉसिबल है। तो इस पर्टिकुलर एंगल का एक बड़ा अच्छा नाम है, इसका नाम है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्रिटिकल एंगल, पहले यहां तक आप उतार लीजिए, फिर मैं समझाता हूं इसको मिटा के। पहली कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका नाम है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसके लिए क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच क्या हो जाए, refracted ray grazes the refracted ray grazes the surface, or you can say if refracted ray grazes the surface, the angle of refraction should be equal to 90 degree. So this only means that the angle of incidence should be greater than, this only means that critical angle of incidence is that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. और अगर आपने TIR कराना है तो your angle of incidence should be greater than critical angle of incidence, IC. So if this is my IC, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, C इज द सबस्क्रिप्ट जो कि आपको क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस को बताता है। तो ये अगर IC है तो इससे ज्यादा एंगल होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं। तो दो कंडीशंस थे बहुत इंपॉर्टेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। पहला तो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल, लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर जा रही है, अगर डेंसर से रेयर जा रही है तभी होगा, अगर डेंसर से रेयर जा रही है तभी, बार बार बोल रहा हूं, अगर डेंसर से रेयर जा रही है तभी TIR हो सकता है। अगर रेयर से डेंसर जाए तो TIR की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर डेंसर से रेयर जाए तो पहला तो कंडीशन ये है कि लाइट रे फिर शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होना चाहिए, और क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है मैथमेटिकली, और शाब्दिक अर्थों में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस द सरफेस।
तो चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस का फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। बहुत लल्लू सा चीज़ है, तुम लोग कर लोगे, तब तेज बच्चे हो। देखो कुछ खास बात नहीं है। आओ देखो इधर, ये लो सरफेस, ये लो, यहाँ पे ऐसे लाइट रे आई, लाइट रे ऐसे निकल गई। तो सोचो ये एंगल 90 डिग्री हो गया ना। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, ये n1 है, ये n2 है, बोलो कौन ज्यादा है? n2 n1 कौन ज्यादा है? n2 n1 सोच के बोलो। ये डेंसर होना चाहिए, ये रेयर होना चाहिए? क्या n2 कम होना चाहिए? अब देखो यहाँ पे, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, तो साइन लगाओ n1 साइन IC इज इक्वल टू n2 साइन 90। तो IC की वैल्यू क्या होगी? साइन IC की वैल्यू n2 बाई, है ना। देखो साइन थीटा की वैल्यू 1 से कम ही होती है, तो n2 बाई n1 इज लेस देन 1। तो हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो साइन का वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से ज्यादा साइन थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती। तो ये कंडीशन होती है कि साइन IC, ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा हो गया क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इससे जो भी एंगल बन के आए उससे ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप TIR करा सकते हो। अब जैसे इसको मैं आपको सवाल कराता हूँ थोड़े बहुत। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं कहूँ आपसे कि इसका n था लेट सपोज √3 और इसका n था 2, है ना। ये n1 है, ये n2 है। देखो डेंसर सेलुलर मीडियम जा रहा है ना, तो मैंने आपसे पूछा कि फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो ठीक है, सिंपली पूछता हूँ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो कैसे करोगे? देखो ट्राई कर लो एक बार। ऐसा ट्राई किया तो क्या लिखोगे? 2 साइन IC, लाइट रे यहाँ पढ़ने के बाद सीधे ऐसे निकल गई, इज इक्वल टू √3 साइन 90। तो साइन IC इज इक्वल टू क्या हो गया? √3/2। IC की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पे 60 से कम है तब तो लाइट रे इस मीडियम में जाएगी, बट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 से ज्यादा हो गई तो लाइट रे का उस मीडियम में जाना पॉसिबल नहीं है। इट विल बाउंस बैक टू द सेम मीडियम। ये 60 डिग्री होगा, फिर ये 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर वापस आया तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो फिर वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। अब इस पे कई सारे फिनोमेना वर्क करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं, बहुत बढ़िया अच्छी चीज होती है TIR के कारण, जैसे आपके जो सैटेलाइट्स में जो प्रोपेगेशन, जो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चलते हैं ना, तो उसमें भी TIR का बहुत अच्छा यूज आता है। देखो कहाँ पे बताता हूँ। जैसे आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर घट रहा है तो आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लाइट रे नॉर्मल से दूर होती चली जाएगी। सोचो कि अगर एक ऐसी कंडीशन आ गई, जैसे मान लो यहाँ पे लाइट रे ऐसे निकली, लेट्स सपोज सीधा ही मानते हैं, ऐसे थोड़ा हल्का सा इधर मान लेते हैं, तो लाइट रे नॉर्मल से दूर गई। फिर जैसे ही यहाँ पे दूसरा मीडियम है, फिर कॉन्टिन्यूसली घटता चला जा रहा है, तो लाइट रे कॉन्टिन्यूसली नॉर्मल से दूर चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी। मान लो ये वो हाइट है जिसपे, चलो यहाँ पे नॉर्मल गिरा दिया मैंने, तो ये तो मेरा इंसिडेंट रे था, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। बट यहाँ पे लेट सपोज कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया। पाथ लाइट ने ऐसा फॉलो किया। क्यों ऐसा फॉलो किया? कर्वीलिनियर पाथ कैसा क्यों फॉलो किया? क्योंकि हर पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, हर पॉइंट पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता चला जा रहा है। बट यहाँ पे आके जो इस पॉइंट पे जो आई मिला, ये मेरा ग्रेटर देन IC हो गया। तो ढंग से सोचो यहाँ के बाद से क्या होगा? क्या TIR हो जाएगा? क्या लाइट रे वापस इस तरीके से आएगी? तो लाइट रे कुछ ऐसे पाथ फॉलो करती है। या फिर सिग्नल्स जो भेज जाते हैं आप, जो सैटेलाइट ऊपर जब सिग्नल्स भेजते हो, तो सिग्नल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ इस पाथ को फॉलो करता है, और एटमॉस्फेयर जो होता है ना वो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है वापस। तो मान लो यहाँ पे कोई बंदा था जो कुछ बोल रहा था,
अब ये सिग्नल्स ऊपर गए, यहाँ पे ऐसे इस तरह से रिफ्लेक्ट हुए, वापस यहाँ पे जो रिसीवर है उसके पास जाता है। तो एक तो ये यूज होता है टीआईआर का, नेचुरल यूज है ये। उसके बाद देखो ये आपने ये मिराज फॉर्मेशन, मिराज समझते हो, इल्यूजन जो होता है उसमें डेजर्ट्स वगैरह में, है ना। तो उसमें क्या करते हैं देख लो ये भी, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पेड़ है कुछ इस तरह से, है ना, और गर्मी के दिनों में क्या हो जाती है कि जो आपका वो होता है बालू जो होता है सैंड वगैरह वो गर्म हो जाता होता है। तो गर्म हो जाता होता है तो यहाँ की सरफेस जो होती है वो गर्म हो गई, है ना। तो जब सरफेस गर्म हो गया तो आपका जो यहाँ से जो लाइट रे आई, अब सोचो अगर सरफेस गर्म हो गया तो वहाँ का मीडियम जो है वो हल्का हो गया, है ना। तो यहाँ का मीडियम हल्का हो गया, तो यहाँ रेयर मीडियम है, ऐसे समझो आप, क्योंकि यहाँ पे गर्म हो गया सरफेस ना, तो यहाँ का मीडियम हल्का हो गया, क्योंकि वो डेंसिटी जो होती है वो घट जाती होती है अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो अब यहाँ से लाइट रे आई, इसी का जस्ट उल्टा सोचो, लाइट रे ऐसे आई, अब हर जगह पे ऐसे ऐसे नॉर्मल्स लगे होते हैं, तो नॉर्मल से दूर चलती चली गई, यहाँ होता है टीआईआर हो जाए, टीआईआर होने के बाद यहाँ पे मेरे पास कोई और ऑब्जर्वर था, इसको ये लाइट रे क्या यहाँ से आती हुई नजर आई, तो इसको इस पेड़ की इमेज दिखी, क्योंकि बालू बहुत होता है उसमें ग्लास जैसा ही बालू जो होता है वो ग्लास जैसी ही चीज होती है, तो उसको लगता है कि ये पेड़ की इमेज बन रही है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ पानी होगा, बट वहाँ पे पानी होता नहीं है। वो टीआईआर के कारण इस तरह का इल्यूजन बनता है। लाइट रे यहाँ से गई, क्यों हुआ देखो, यहाँ रेयर मीडियम था, यहाँ डेंसर मीडियम था, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जाएगा, नॉर्मल से दूर जाता चला जा रहा है, ऐसे लाइट रे, ऐसे लाइट रे, ऐसे समझ गए। इसी का जस्ट उल्टा फिनोमेना मिराज से ही हमें पता चला कि अरे ये तो हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे एयर की डेंसिटी क्या हो रही है, घट रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी घट रही है, तो डेंसिटी घट रही है तो डेंसर से एयर मीडियम की तरफ जा रहे हो तो वापस हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे गर्मियों का होता है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो एयर के नजदीक, जो धरती के नजदीक जो सरफेस होती है, बालू गर्म होने के कारण धरती के नजदीक जो एयर है वो रेयर हो जाता है, हल्की हो जाती है, वो डेंसिटी कम जाती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड योर मिराज फॉर्मेशन। कुछ चीजें और देखें आप, एक और फेनोमेना है, जैसे आपका इसको कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, जो आप जानते हो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज होते हैं किसमें, कम्युनिकेशन पर्पस में, चीजों को कम्युनिकेट कराने में, सिग्नल्स भेजने के लिए। अब वहां पे क्या करते हो वो भी देखो, वो भी इजी है, कुछ खास बात नहीं होता, ऐसे एक लेयर ले लो, है ना, मान लीजिए कि इसमें मीडियम, और चूंकि क्यों यूज करते हैं इसको, क्योंकि टीआईआर में लॉसेस बहुत कम होते हैं। अब मान लो कि यहां से मैंने एक लेयर लिया, अंदर वाले लेयर को कोर कहा जाता है, ये है कोर, ये है कोर, और ऊपर वाले लेयर को क्लैडिंग कहते हैं, है ना। इस तरह से देखते हैं, समझो कि एक कोर का एक ग्लास का लेयर लिया, उसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा दी, बट इस बात को इंश्योर किया जाता है कि एन कोर इज ग्रेटर देन एन क्लैडिंग। तो ढंग से सोचो होगा क्या, कि कोई लाइट रे यहां पे आई, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग से ज्यादा है, तो क्या यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम पे जा रहा है, तो यहाँ पे टीआईआर हो जाता है। सेम चीज यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी होती है, इस तरीके से लाइट रे प्रोपेगेट करती है। लाइट रे कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकते थे, एंड दिस इज हाउ सिग्नल्स आर प्रोपेगेटेड यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर्स। सो दीज आर द यूजेस ऑफ टीआईआर्स। ओके, सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग या आज शाम को, अभी तो एक लेक्चर और अभी यूट्यूब पे ऑनलाइन सेशन डालूंगा जिसपे मैं एनएससी जेएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। बट आपको आई सपोज दो चीजें आज मैंने पढ़ाई, क्या क्या, एक तो मैंने आपको टीआईआर समझा दिया पूरा ढंग से, और दूसरा कुछ क्वेश्चन हमने उसके किए रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस वो भी किए जहाँ पे फॉर्मूले जो है वो डायरेक्ट नहीं लगते, तो हमें बेसिक स्नेल्स लॉ से जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया, समझ आया तो वीडियो को शेयर और लाइक कर देना यार। बाकी मिलते हैं अभी यूट्यूब पे ऑनलाइन। सो थैंक यू सो मच।